तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे इंडिया के आपके फ्रंटियर। तो फ्रंटियर में हमने आपके क्या देखा, एक तो लैंड फ्रंटियर, ये गुजरात से आप पूरा ऊपर लेके जाएंगे, ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक। और दूसरा आपके कोस्ट लाइन, ये वेस्ट बंगाल से शुरू करेंगे कहाँ तक, गुजरात तक। ठीक है, तो आपके कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर मेनलैंड और आइलैंड मिला दे तो 7516। ठीक है, और लैंड फ्रंटियर 15200। अब हम आते हैं इंडिया की आपके फ्रंटियर के ऊपर, तो समझना। तो इंडिया का लैंड फ्रंटियर, स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है, सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री किससे है, और वाटर फ्रंटियर किससे है। अब ये समझना, नोट करो इसे फिर देखते हैं। चलिए नोट। तो सबसे पहले समझना इंडिया के लैंड फ्रंटियर यानी कि स्थल सीमा। अगर इंडिया की स्थल सीमा की अगर हम बात करें आपके, तो सबसे पहले किस किस देश से इसका बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान नंबर 1, ठीक, नंबर 2 अफगानिस्तान। अब हालांकि याद रखना कि अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर लगता नहीं है, अफगानिस्तान से अटैच होता है पीओके, और पीओके अभी इंडिया के आधिपत्य में नहीं है, लेकिन हम अपने मैप पे पीओके को आपके दिखा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवा बांग्लादेश, और सातवां म्यांमार। ये तीन तो आपके लैंड फ्रंटियर स्थल सीमा से लगते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आए श्रीलंका, ठीक, इधर है आपके इंडोनेशिया, किसके पास, अंडमान एंड निकोबार के पास। तो दूसरा आपके ये हुआ, और ये है आपके लक्षद्वीप के नीचे कौन सा देश, मालदीव। तो अगर हम वाटर फ्रंटियर देखें तो मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये तीन देशों से आपके हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना। अब अगला पॉइंट हमने आपके देखा है यहाँ कि भारत सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, उसके बाद चाइना। ठीक, स्मॉलेस्ट बाउंड्री सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान। ठीक, इससे ज्यादा भूटान 699। वाटर फ्रंटियर 3 कंट्रीज, मालदीव, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। अब नेक्स्ट अब हमें आगे समझना है यहाँ
कि जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं, किस देश से आपके, ठीक, किस देश का आपके बॉर्डर मिलता है, सॉरी किस देश से आपके कौन कौन सी स्टेट्स का बॉर्डर मिलता है। अब इसे समझते चलना आप। कर लिया नोट। क्या हुआ? कर लिया।
चलो समझना आप। तो सबसे पहले आते हैं हम किसके ऊपर, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहले तो हम आपके ये देखें कि ये जो आपके पाकिस्तान है, ठीक, भारत की किस किस स्टेट से मिलता है, तो समझना है इसे। तो पाकिस्तान का आपके निर्माण हुआ था कब, 1947। 1947 में जब आपके पाकिस्तान बना था तो आपके इस पार्ट को बोलते थे हम वेस्ट पाकिस्तान और इसे बोलते हैं हम ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब ये पाकिस्तान किस में कन्वर्ट हो गया, बांग्लादेश, तो इस पॉइंट को हम हटा दें। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा इस वेस्ट पाकिस्तान पे। अब इस वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर अब हम आपके आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके ये आया कि अब भारत और पाकिस्तान का सीमा का जो निर्धारण हुआ था वो एक लाइन से हुआ था जिसे कहते हैं हम कौन सी लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब ये जो आपके रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ आपके थे कौन, एक ब्रिटिशर्स थे, इन्हें भारत बुलाया गया था। भारत इसलिए बुलाया गया था कि आप भारत और पाकिस्तान का क्या करें, रेशनल डिवीजन करें, यानी कि तार्किक पूर्ण विभाजन करें। ठीक है, अब आपके इनको बुला तो लिया गया आपके भारत में। ठीक है, अब इन्हें रेड क्लिफ को भारत की एबीसीडी भी नहीं मालूम, ये तो भारत में कभी भी कहीं गए भी नहीं थे। ठीक, अब 15 अगस्त 1947 पास आने वाला था। अब 15 अगस्त 1947 को एक घोषणा करनी थी कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा इंडिया में आएगा। ठीक, तो अब आनंद फानन में ये गए तो कहीं नहीं, इन्होंने आनंद फानन में किया क्या कि रात में निकाला इन्होंने इंडिया का मैप। माउंटबेटन ने टाइम दिया कि सुबह तक हमें डिवीजन चाहिए भारत का, तो इन्होंने कहा लो हो गया डिवीजन, ये हो गया पाकिस्तान और ये इधर का पाकिस्तान। अब आपने आप बांटते रहो आप, यानी कि टोटली आपके इर्रेशनल डिवीजन इन्होंने आपके रेड क्लिफ ने करके दे दिया। ठीक, अब इस रेड क्लिफ के इर्रेशनल डिवीजन की वजह से ही आपके 80 लाख लोग आपके 1947 में प्रभावित हुए थे, कुछ भारत के भी और कुछ पाकिस्तान के भी। इन दंगों का कारण ही आपके ये था। ठीक, यानी कि कई हिंदू बाहुल्य क्षेत्र उधर चले गए और मुस्लिम बाहुल्य इधर आ गए। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो रेड क्लिफ लाइन आपके ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में बॉर्डर का आपके निर्धारण करती है। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। अब इसी के दरमियान आपके हुआ आपके क्या कि 1947 में भारत आपके स्वतंत्र हुआ। अब भारत जब आपके स्वतंत्र हुआ तो ये 3 स्टेट आप देख रहे हो ना, पहला आपको दिख रहा होगा कश्मीर, ये इंडिया में नहीं था। दूसरा हैदराबाद, ठीक है, ये भी इंडिया में नहीं था। ठीक, अब यहां आप देखना कि ये जो आपके कश्मीर ये जो देख रहे हो ये इंडिया का पार्ट नहीं था 1947 में। तो ये पाकिस्तान ने किया क्या कि इन्होंने घुसपैठ कर दी कहां, कश्मीर के अंदर इन्होंने आपके कर दी घुसपैठ। ठीक, घुसपैठ कर दी तो कश्मीर ने अपना विलय कर दिया किसमें, इंडिया में। अब यहां जब इंडियन आर्मी गई आपके, इंडियन आर्मी गई तो यहाँ पाकिस्तान की आर्मी को काफी हद तक इन्होंने पीछे कर दिया। अब हुआ आपके ये कि आपके इंडियन आर्मी ने ये इतने क्षेत्र में तो आपके पाकिस्तान की आर्मी को पीछे कर दिया। अब इतना क्षेत्र आपके बाकी रह गया इस तरफ वाला। ठीक है, इस तरफ वाला आपके जो क्षेत्र बाकी रह गया यहाँ अभी किसका कंट्रोल था, पाकिस्तान की आर्मी का। ठीक है, इंडियन आर्मी ने कहा कि एक दिन और दे दो, कल तक हम साफ कर देते हैं, इतना ही स्टेमिना है इनके अंदर, 24 घंटे से ज्यादा इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन अब कोई इंसिडेंटली आपके नेहरू जी की नीतियों की वजह से मुद्दा चला गया यूएनओ। ठीक, और ये एज इज वेयरेज वाली सिचुएशन आपके स्थापित हो गई। तो अब यहाँ क्या था कि वह क्षेत्र कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास कब्जे में चला गया था, इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम पीओके। तो अब दूसरा रीजन अब आपके आता है कौन सा, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये दूसरा रीजन आपके दिख रहा है। ठीक, अब देखना आगे, तो ये पीओके कौन सा क्षेत्र है, ये था तो कश्मीर का, लेकिन इस क्षेत्र पे आपके पाकिस्तान की आर्मी 1947 में घुस गई, उन्होंने कभी खाली ही नहीं किया, तो ये है पीओके। अब आप देखना, हमने बोला कि अफगानिस्तान की बाउंड्री इंडिया से नहीं लगती, अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है पीओके से। ठीक, अब यहां देखना, इस पूरे क्षेत्र को इंडिया अपने मैप में दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र इंडिया के पास अभी है नहीं, यानी कि हमारी ओनरशिप में नहीं है ये क्षेत्र, हम सिर्फ इसे अपने मैप में दिखाते हैं। ठीक, तो ये क्षेत्र है आपके पीओके। अब आगे समझना, अब यहाँ आपके एक कंसेप्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये कौन सी सीमा है, ये वो सीमा है जिसके इस तरफ है आपके इंडिया और इस तरफ है पीओके। ठीक, तो यहाँ पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा और यहाँ इंडिया का कब्जा। अब दूसरा पॉइंट समझना है यहाँ, तो अब हम यहाँ आपके देखते क्या है, तो पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में निर्धारण हुआ था। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, ये लद्दाख एंड पीओके, पाकिस्तान नहीं पीओके,
अभी पीओके कहीं भी जा सकता है, इधर या उधर। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला कंसेप्ट। अब यहाँ दूसरा समझना कि पाकिस्तान की बाउंड्री आपके भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो कितने राज्यों से लगती है आप खुद देख लो, किस किस से लग रही है। जम्मू कश्मीर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस 5 राज्य। ठीक, लद्दाख, जे&के, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये 5 से आपके लगती है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अगला आपके अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे कम बाउंड्री लगती है, बेसिकली लगती ही नहीं एक तरीके से कहें तो, क्योंकि अफगानिस्तान की बाउंड्री किससे लगती है, पीओके। तो यहाँ जो आपको बताया था अभी पीओके, तो यहाँ ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली पीओके में जो आपके अफगानिस्तान से अटैच है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारी कोई बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं मिलती। इसके बाद में आपके अगला पार्ट आता है चाइना। अब चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना से कितने स्टेट की बाउंड्री लगती है। तो चाइना से आप देख लो, सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, ठीक, चौथा और पांचवा। ठीक, तो अब हम यहां आपके देखते क्या है कि अगर हम आपके चाइना से देखें तो चाइना से लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड और सिक्किम 5 स्टेट की आपके बाउंड्री है। अब अगला समझना यहाँ, एक तो मैकमोहन लाइन और दूसरा आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो सबसे पहले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही हम आपके समझ लें। देखना यहाँ 1962 का युद्ध हुआ था। ठीक, अब 1962 का जब आपके युद्ध हुआ था तो चीन की जो सेनाएं थी वो घुसाई थी आपके भारतीय क्षेत्र में। कहाँ घुसाई थी, भारतीय क्षेत्र में। ये क्षेत्र आपके, ये भारत के पास था 1962 से पहले। अब यहाँ चीन की आपके सेनाएं घुसाई वापस, ये वापस गई नहीं, नेहरू जी ने छोड़ दिया ये क्षेत्र। ठीक, तो अब आपके संसद में नेहरू जी के सामने क्वेश्चन उठाया गया कि 1962 में जब आपके युद्ध हुआ, चीन की सेनाएं घुसाई, तो आपने उन सेनाओं से वापस जाने को क्यों नहीं कहा। ठीक, तो नेहरू जी ने कहा वैसे भी इस जमीन पर होता क्या था, ये तो बंजर जमीन है आपके, डेजर्ट वाली जमीन है आपके। ठीक, तो बंजर आपके ये जमीन है, तो ऐसी जमीन अपने पास रहे उनके पास रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहरू जी ने आपके छोटा सा स्टेटमेंट देके इस पूरी बात को टाल दिया। ठीक, तो एक आपके लीडर थे आरएसएस के, तो वो कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के सिर पे बाल नहीं है तो टकले को कटवा देना चाहिए, मतलब फिर तो उसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो बात उनकी भी सही थी, मतलब किसी के सिर पे अगर बाल नहीं तो इसका मतलब उस सिर का कोई उपयोग नहीं है, उपयोग तो उस सिर का भी है। ठीक, तो अब यहाँ ये आपके अक्साई चीन चला गया 1962 में। अब देखना, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली है क्या, एलओसी। भारत का ये क्षेत्र चला गया, यहाँ है चीन की सेना है और यहाँ है इंडिया की सेना। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है आपके यही कहलाता है एलएसी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये पाकिस्तान के साथ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ। ये क्षेत्र भी बेसिकली आपके चाइना ने कब्जा किया है, ये पाकिस्तान ने कब्जा किया है। दोनों क्षेत्र आपके इनमें से किसी के नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पीओके और इंडिया, और लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके एंड इंडिया, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन एंड इंडिया। ये भी इंडिया का क्षेत्र है अक्साई चीन, और ये भी इंडिया का क्षेत्र है। ठीक, ये तो हम ले भी आएंगे, अब इसे कैसे लाएंगे समस्या ये है। पीओके तो एक बार को चलो आप ले भी आए लड़ झगड़ के, यहाँ तो लड़ झगड़ भी नहीं सकते। ठीक है, हाँ, तो चाइना से क्यों टच हो रही है, हाँ तो हो रही है ना, तो हमने कब बोला नहीं। चाइना से हो तो रही है टच, किसमें बोला हमने नहीं, कुछ और बोला होगा, कुछ और सुन लिया होगा तुमने। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना, अब सिर्फ यहीं तक मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा आपके एक और है अभी आपके यहाँ। ये जो क्षेत्र देख रहा है ना, ये क्षेत्र, ये बेसिकली पीओके का क्षेत्र था। ठीक, पाकिस्तान ने क्या किया, ये क्षेत्र दे दिया किसको, चाइना को। ठीक, अब चाइना आपके और बड़ा वाला, चाइना ने तो उठा के यहाँ पूरे क्षेत्र से रोड ही बना दी पाकिस्तान तक। कौन सी रोड, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसने तो अब पीओके में रोड बना दी, इंडिया के लिए और खतरा कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट,
अब अगली लाइन कौन सी है आपके, मैकमोहन लाइन। अब बेसिकली इस मैकमोहन लाइन को समझना है, ये मैकमोहन लाइन का आपके क्या सिस्टम है। ये देखना, ये अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है, इंडिया। ये है आपके मैकमोहन लाइन जो आप ये देख रहे हो, ये लाइन। अब बेसिकली 1914 में, कब, 1914, 1914 में ये जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी ना, ये खींची गई थी किसके साथ, तिब्बत एंड इंडिया के बीच। ये चाइना के साथ कभी थी नहीं ये लाइन, ठीक, किसके साथ थी ये, तिब्बत एंड इंडिया के बीच। अब आगे चल के क्या हुआ, इस तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो अब ये मैकमोहन लाइन आ गई चाइना और इंडिया के बीच, ठीक है। अब चाइना कहता है कि ऐसी कोई लाइन पे हमने तो कभी संधि साइन की ही नहीं है, ये तो तिब्बत ने बॉर्डर माना था ना इस लाइन को, ब्रिटिश सरकार के साथ ये संधि साइन हुई थी 1914 में, ठीक। चाइना ने कहा हमने ऐसी ब्रिटिश सरकार के साथ कोई संधि साइन नहीं की, ये संधि साइन की थी तिब्बत ने। तो चाइना इस मैकमोहन लाइन को आपको क्या करता है, मानता ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये मैकमोहन लाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये मैकमोहन लाइन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, कौन, नहीं बाउंड्री बना नहीं रहे थे, ये तो चाइना तो अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों पे अपना दावा कर देता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक जगह का नाम है आपके, वहां तवांग में क्या है आपके, ये मठ है आपके बौद्धों के, मठ है। तो आपके चाइना कहता है कि ये रेस के आधार पे तिब्बत से जुड़े हुए हैं ये लोग, रेस के आधार पे यानी नस्ल के आधार पे, तो वो वहां तक अपना क्षेत्र घोषित कर देता है, ठीक। इसके अलावा आपके चाइना और आगे बढ़ते हुए जो उस रीजन के रहने वाले लोग हैं, उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर उस रीजन के रहने वाले लोग चाइना में जाएंगे तो उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वीजा दूसरे देश के लोगों को लेने की जरूरत है, चाइना ने कहा आप तो हमारे ही लोग, ऐसे ही आ जाओ बिना वीजा के। अब भारत को भी समस्या है उससे, ऐसे कैसे आप ले जाओगे किसी, ठीक है। तो ये आपके हुआ चाइना का सिस्टम। तो लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, 5 स्टेट हुआ। मैकमोहन लाइन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल और चाइना के बीच, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख एंड चाइना के बीच। अब आते हैं इसके बाद बांग्लादेश, इसको नोट करो। तीन ओर से, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश, 3 साइड। क्या हुआ,
म्यांमार, म्यांमार चेंज कर लो। अब नेक्स्ट आगे देखना। अब अगला है आपके कौन सा, बांग्लादेश रह गया। तो बांग्लादेश से आपके अब किस किस की बाउंड्री मिल रही है देख लो आप। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा, पांचवा। ठीक, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये आपके बाउंड्री है किसकी, बांग्लादेश की। अब यहां एक पॉइंट देखना, आपने ये स्टेट देखो एक, ये है आपके त्रिपुरा। कौन सी स्टेट, त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा को आप देखोगे तो आपके तीन तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। ठीक, ये ध्यान रखना। इसके बाद में एक पॉइंट और याद रखना, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले को, चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। नहीं लग रहा मुर्गे जैसी गर्दन, अगर कट जाए तो मुर्गा अलग गर्दन अलग। ठीक है, तो ये जो चिकन नेक है ये नॉर्थ ईस्ट का जुड़ाव किससे करता है, इंडिया से। ठीक, तो इस चिकन नेक के द्वारा ही आपके क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ा है। ये देखो, अब ये एक पतली पट्टी है आपके, पतली पट्टी दिख रही ना ये। ठीक, अगर इस पट्टी पे आपके अटैक कर दे कल के दिन चाइना, तो ये पूरा इंडिया इस तरफ और नॉर्थ ईस्ट उस तरफ। ठीक है, अब इसके बाद में आपके नेक्स्ट, तो ये आपने देखा किसका, बांग्लादेश। तो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर है बांग्लादेश के साथ। 5 स्टेट्स मिलती हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। और त्रिपुरा आपके भारत की ऐसी स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। भूटान, अब भूटान के साथ में नेक्स्ट, तो भूटान में आप क्या देखते हो, पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल। 4 स्टेट आपके स्टेट की बाउंड्री है भूटान के साथ। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना म्यांमार। अब म्यांमार अगर हम देखें तो म्यांमार आपके कौन सा है, ये तो इस तरफ के उठा लो, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट की बाउंड्री है। इसके बाद में बचते हैं हम आपके नेपाल। ठीक है, अब नेपाल अगर हम देखें तो नेपाल में आपके पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा, तो भारत की आपके 5 स्टेट की बाउंड्री मिलती है किससे, नेपाल से। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे। बाकी नेपाल के साथ हमारी ओपन बाउंड्री है। ठीक, यानी कि ये जो आपके नेपाल के 2 क्षेत्र हैं, ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र, और नीचे वाला क्षेत्र है कौन सा, मैदानी क्षेत्र। तो ये जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है वहां तो लोकल नेपाल के लोग रहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र आप देख रहे हो यहाँ पूरा यूपी बिहार रहता है। इन लोगों ने कब्जा लिया है इसको। ठीक, तो ये कब्जा करने की आदत होती है ना यूपी बिहार में, तो ये कब्जा ही लिए यहाँ तक के क्षेत्र को, तो सब यूपी बिहार है यहाँ पूरा। इसलिए भारत में आपके हाँ पूरा नेपाल में जितना भी मैदानी क्षेत्र है सब यूपी बिहार ही है।
नेपाल लोग के लोग हैं ही नहीं वहाँ, इसी बात पे तो लड़ाई चल रही है नेपाल में। ठीक, ये लोग अलग मांग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र अलग मांग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कहते हैं कि हम यहाँ के लोकल निवासी हैं, हमारे हिसाब से शासन चलेगा। यूपी बिहार के कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, हमें जनसंख्या बढ़ाने की आदत है, हमारे हिसाब से चलेगा। इन्होंने भी जनसंख्या उतनी कर दी है। ठीक है, तो ये आपके विवाद हो रखा है वहाँ नेपाल के अंदर। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद में अगला पॉइंट, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट, चलिए नोट। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो इंडिया में कितने आपके फिजिकल स्ट्रक्चर या जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, इसकी बात करेंगे हम फिजियोग्राफिक रीजन्स में। ठीक, तो भारत वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है आपके जिसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक अलग अलग प्रकार की फिजियोग्राफी है। ठीक, जैसे कि अगर हम आपके उत्तर में देखें तो सबसे पहले इंडिया में आपके नॉर्थ में है क्या, हिमालय यानी कि माउंटेन, ये आपके पूरा माउंटेन। माउंटेन के बाद में फिर आ गए आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स के बाद में फिर आपके पूरा आ जाएगा कौन सा रीजन, प्लेटू, पठारी क्षेत्र। फिर इसके बाद में आपके कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स जो आपके कोस्ट के किनारे बने, ये आपके कौन से प्लेन हो गए, कोस्टल प्लेन्स जो कोस्ट के किनारे बने हैं। फिर इसके बाद में आपके डेजर्ट, और इसके बाद में फिर है आपके आइलैंड। यानी कि आपके इतनी नेचुरल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। अब ये जो नेचुरल जो फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी है, ठीक, यही भारत में आपके आगे चल के कारण बनता है सोशल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी। क्योंकि किसी भी जगह की जो आपके ज्योग्राफी होगी, वो ज्योग्राफी निर्धारित करेगी वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वहाँ की सोसाइटी को और वहाँ के कल्चर को। तो भारत के अंदर आपके, ठीक, जो आपके मल्टी सोसाइटी, मल्टी कल्चर और मल्टी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, उसका जो मेन रीजन है वो है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है,
तो हम इंडिया को अगर फिजियोग्राफिक रीजन्स के हिसाब से देखें तो नॉर्थ से लेके आपके साउथ तक नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट और आइलैंड, इतने पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके अब हम इन सारे प्लेन्स को देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपके नॉर्दर्न माउंटेन, क्लियर नोट। तो सबसे पहले समझना आपके नॉर्दर्न माउंटेन और नॉर्दर्न माउंटेन में आपके हिमालय। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को हम एक यूथ माउंटेन कहते हैं, युवा पर्वत, ठीक है। तो यूथ माउंटेन आपके क्यों, क्योंकि अभी भी जो हिमालय की हाइट है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब हाइट बढ़ रही है तो इसका कारण हम फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बता चुके थे, जियोमॉर्फोलॉजी में, जिस प्लेस पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस हो जाएं ज्यादा, किससे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से, ठीक, तो वहां आपके रिलीफ आपके हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से हमने पहले डिस्कस किए थे, एक जनरल व्यू के लिए समझ लो। एक्सोजेनेटिक फोर्स हम किसे कहते हैं, जो पृथ्वी की क्रस्ट के बाहर कार्य करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि आपके एयर वाटर, अब ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होगा क्या, ये क्रस्ट के बाहर काम करते हैं, जैसे रिवर, एयर, ग्लेशियर, ये करते हैं वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन करेंगे तो ये माउंटेन, प्लेटू, ट्रेंच, इन सबको क्या करेंगे, प्लान करने का काम करेंगे। यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का काम होता है अर्थ सरफेस पे इरेगुलरिटीज को किस में कन्वर्ट करना, प्लेन में कन्वर्ट करना। क्योंकि माउंटेन का मान लो वेदरिंग इरोजन होगा तो हाइट, प्लेटू का वेदरिंग इरोजन हुआ तो हाइट, ठीक। अब जब इनका वेदरिंग इरोजन होगा तो जो सेडिमेंट्स होंगे वो लो लाइंग एरियाज में जाके डिपोजिट होंगे, तो ये घटेंगे और वो उठेगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब पूरा प्लेन बनना
शुरू हो जाएगा। तो ये काम किसका होता है आपके एंडोजेनेटिक सॉरी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का। ठीक है। अब इसके बाद में जो एंडोजेनेटिक आपके फोर्सेस हैं ये क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेज क्रस्ट के अंदर काम करते हैं। क्रस्ट के अंदर क्या है आपके कि गर्म चट्टानों के समूह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, हॉट स्पॉट्स। इन हॉट स्पॉट से निकलती हैं हीट कन्वेक्शन करंट, और ये हीट कन्वेक्शन करंट जब आपके निकलेंगी ये, ठीक, यानी कि कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है, एनर्जी। ये एनर्जी जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पुश करेगी, पुश करेगी तो ये पार्ट ऊपर उठेगा, मतलब हो सकता है पठार बन जाए, हो सकता है प्लेटू बन जाए। तो इसका मतलब इरेगुलरिटी क्रिएट हो रही है। ठीक। ये हीट कन्वेक्शन करंट अगर आपके नीचे जाएगी तो ये पार्ट नीचे धसेगा, ठीक, हो सकता है लो लाइंग एरिया बन जाए। ठीक है। तो यहां आपके क्या है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो क्रस्ट के अंदर कार्य करते हैं हीट कन्वेक्शन करंट के कारण प्रोड्यूस होते हैं, और ये इरेगुलरिटी यानी कि माउंटेन प्लेटू ट्रेंच को फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब यहां समझना कि किसी भी रीजन में अगर एंडोजेनेटिक फोर्स एक्सोजेनेटिक से ज्यादा है तो हाइट बढ़ेगी, एंडोजेनेटिक अगर एक्सोजेनेटिक से कम है तो हाइट घटेगी। ठीक। और एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक बराबर है तो हाइट कांस्टेंट होगी। जैसे कि आपके हिमालय, हिमालय रीजन में आपके इंडियन और यूरेशियन प्लेट रेगुलर आपके टकरा रही हैं और आज भी टकरा रही, तो आज भी टकरा रही है, तो यहाँ एंडोजेनेटिक फोर्सेस ज्यादा है इसलिए हिमालय की हाइट रेगुलर बढ़ रही है। वहीं अरावली में एक्सोजेनेटिक ज्यादा है। ठीक। अरावली को हम कहते हैं ना रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब अब वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ठीक है। यानी कि वहां वेदरिंग इरोजन ज्यादा हावी है अरावली में। तो यहाँ आपके अरावली में एक्सोजेनेटिक ज्यादा है तो हाइट कम होगी, तो अरावली धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्लेन में कन्वर्ट हो रहा है, और हिमालय धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक। ठीक इसी तरीके से एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक बराबर हो जाए तो हाइट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जैसे पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक। यहाँ लगभग दोनों शांत है। तो ये आपके होता है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है। अब समझना आपके आगे। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने बताया था, ये लिखना तो नहीं है, लिखना है, लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में, जिस समझने के लिए जैसे समझ में आ जाए बस। क्या हुआ?
एक्सोजेनेटिक के बाद एंडोजेनेटिक, इसको भी नोट कर लो। हीट कन्वेक्शन थ्योरी किसने दी थी? बताया था ना, किसने दी थी? तुम लिखो, पुराने लोगों से पूछ रहे हैं। आर्थर ओम्स। लिखाया था कि नहीं? तो याद नहीं था? क्यों? वाह। अब नेक्स्ट। प्लेटू ट्रेंच, खाई। ट्रेंच ट्रेंच। कर लिया नोट? अब नेक्स्ट, अब आगे पॉइंट समझना। अगला, हिमालय में हमने सबसे पहले तो यूथ माउंटेन बताया, दूसरा हमने बताया सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि ये किससे निर्मित है? अवसादी चट्टानों से। ठीक है। अब ये अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें तो ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है, इससे तात्पर्य क्या है? ये अवसाद आपके आए कहाँ से, ये समझ लो जरा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी। बहुत समय पहले आपके पूरी पृथ्वी पे एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, कौन सा? पेंजिया। ठीक है। और एक आपके पूरा ओशियन हुआ करता था, जिसे क्या कहते थे हम? पैंथालासा। समय के साथ क्या हुआ? पेंजिया में डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो पेंजिया नॉर्थ और साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है। नॉर्थ के पार्ट को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया और साउथ के पार्ट को गोंडवाना लैंड। ये दोनों जब आपके स्प्लिट हुए तो बीच का जो सकरा भाग था, यहाँ पानी आके भरा और यहाँ निर्माण हुआ किसका? टेथिस सी। आज हिमालय वहीं खड़ा है जहां कभी टेथिस सी हुआ करता था। अब समय के साथ क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपके न वेदरिंग और इरोजन से इसमें सेडिमेंट्स जमा होते गए। सेडिमेंट्स जमा होते गए तो ये जो पूरा समुद्र था ये आपके भर गया। ठीक। कोई भी आपकी बॉडी होगी लो लाइंग एरिया में, सेडिमेंट्स लगातार जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा? भर जाएगा। अब समय के साथ इसमें हुआ डिसइंटीग्रेशन।
ये अंगारा लैंड या लॉरेंसिया ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, एशिया में डिवाइड हुआ। और गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। यही हुआ आपके। इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। अब इंडियन प्लेट ने समय के साथ आपके मूव किया, ठीक, यूरेशियन प्लेट की तरफ। ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, ठीक। और हाँ, इंडियन और यूरेशियन प्लेट की जहां आपके ये टक्कर हो रही है, इसी कन्वर्जेंस पे मौजूद है कौन सा आपके माउंटेन? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय आपके, ठीक, कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन, ठीक है। तो यहां अगर हम हिमालय को देखें तो आपके इसमें देखना, हिमालय को हम सेडिमेंट्री माउंटेन आपके क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ टेथिस सी में जो आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए थे, ठीक, उन्हीं सेडिमेंट्स में आपके कन्वर्ज का मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन। और फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन से हमेशा बनते हैं फोल्ड। तो ये जो सेडिमेंट्स थे इनमें पड़े समय के साथ फोल्ड। और हिमालय आपके सेडिमेंट से निर्मित एक फोल्डेड माउंटेन है। यही बोलता ना, हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। किससे निर्मित? सेडिमेंट से निर्मित, ठीक, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ आपके सेडिमेंट्री रॉक से निर्मित है। टेथिस सी में आपके डिपॉजिट होने वाले सेडिमेंट्स में जो फोल्ड पड़े उसके परिणाम स्वरूप बना आपके हिमालय, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन है, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट की टक्कर से फाइनली निर्मित, ठीक। तो अब यहाँ नेक्स्ट अगला कंसेप्ट याद रखना, ये दोनों आपने देख लिए। फोल्ड बनता कब है? जब फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन लगे, यानी क्रस्ट पे दो फोर्स आपके ऐसे अपोजिट लग जाएं तो आपके फोल्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इससे भी याद रखना, क्योंकि ये बनाना है तो बना लो बेसिक एक फिगर। और बाकी के जिन्होंने जियोमार्फोलॉजी पहले किया हुआ है उन्हें ये सब पता होगा। हजारों लाखों सालों में। हाँ, धीरे धीरे, कंटिन्यूस नहीं लग रहा है, ये बहुत स्लो स्लो। मतलब ये जो हिमालय भी आपने देखा ना, अभी हिमालय में आपको बताएंगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। तो ये जो हिमालय भी है ये हजारों सालों के गैप के बाद टक्करें हुई हैं। ये इतना स्लो हुआ है क्योंकि एक साथ होगा फिर तो आपके वो सब बवंडर मच जाएगा, खत्म ही हो जाएगा काम। अगर मान लो कि दो प्लेट इतनी बड़ी एक साथ टकरा गई, तो जब बसों का एक्सीडेंट इतनी तेज होता है तो प्लेट्स का कितनी तेज होगा। बहुत स्लो स्लो कन्वर्ज होती हैं ये।
बना लिया? ये बनाना है तो बना लो। ये आपके सेडिमेंट से आए कहाँ से, क्यों सेडिमेंट्री आपके, इसको हम माउंट रॉक से निर्मित है। तो टेथिस सी में सेडिमेंट जमा हुए और इन्हीं सेडिमेंट्स में फोल्ड पड़ने से निर्मित हुआ आपके हिमालय। कर लिया नोट? ये लास्ट फिगर और बना लो, इंडियन एंड यूरेशियन। जोड़ने के बाद हुआ है, पहले थोड़ी था। कहाँ था? गोंडवाना लैंड में था ना। अब टकरा गए तो जुड़ गए। इंडिया गोंडवाना से अलग होके ऊपर की तरफ आया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यूरेशियन अपनी जगह पे था। ठीक, तो ये इंडियन प्लेट आगे जाके इस यूरेशियन से टकरा गई। टकरा गई तो बीच में हिमालय, इस तरफ आपके इंडिया। ठीक। जियो लॉजिकल दृष्टि से जो इंडिया है, यूरेशियन का नहीं है, गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है। क्या? नहीं, गोंडवाना ही बोलेंगे। कभी भी एग्जाम में भी आएगा तो आप हमेशा गोंडवाना बोलोगे। ठीक है। इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। ठीक। बना लिया ये? फटाफट दो गोले बनाओ, टक्कर कराओ उसमें और हिमालय बना दो। अब आएगा नेक्स्ट आपके हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिमालय का एक डिस्ट्रीब्यूशन है आपके ज्योग्राफिकल और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है आपके रीजनल। ठीक है। तो इसे साफ सुंदर स्वच्छ भाषा में नोट कर लो, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नोट अभी करना है, डिस्कस अगली क्लास में करेंगे।